आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि आप आंख और कान बंद करके सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाएं या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते रह जाएं, क्योंकि ऐसी पढ़ाई करने से फ़ायदा ही क्या जब आप दिन रात मेहनत करके परीक्षा देते हैं और रिजल्ट देखते हैं तो आपका रिजल्ट में नाम नहीं दिखाई देता, या फिर वैसा कोई रिजल्ट आता है जो कोर्ट में फंस जाता है, आप उसके चक्कर में दिन रात परेशान रहते हैं, कई कई साल आपका बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसी ही समस्याएं प्रकट किया है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा, खास करके ऐसी स्थिति में जब लगातार प्रतियोगी छात्रों द्वारा मांग किया जा रहा है कि यूपीपीसीएस और आरओ परीक्षा को वन शिफ्ट वन डे में कराया जाए। यहाँ तक कि सफल आंदोलन के साथ साथ जो है वहाँ के सचिव ने भी इस चीज़ का वादा किया कि हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा कोई व्यवहार आप लोगों के साथ नहीं करेंगे जिससे आपकी भावनाएं आहत हो। लेकिन उसके बावजूद आयोग के द्वारा छात्रों के साथ धोखा किया गया। एक सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा ये बात बोले जाने पे कि 7-8 दिसंबर को क्या हुआ है, कौन सा लेटर वायरल हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन आपकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। उसके बावजूद वही हुआ जो नहीं होना था। इतना सफल विरोध के बावजूद कल शाम को आयोग द्वारा लगातार 3-4 नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस दोनों शामिल था। पीसीएस के लिए 7-8 दिसंबर को कराया जाएगा 2-3 शिफ्ट में परीक्षा, उसी तरह आरओ 22-23 दिसंबर को कराया जाएगा। इसमें परसेंटाइल का घपला हो या नॉर्मलाइजेशन का, कुल मिलाकर के जिसका हानि होना है वह आप ही हो, यानी एक आम प्रतियोगी छात्र का ही हानि होना है। और आयोग का जो एक इतिहास रहा है, कोई नया इतिहास नहीं है, इनका 10-12 सालों का इतिहास है जिसका कच्चा चिट्ठा हम लोग खोलने वाले हैं। और इसको लेकर के आज भी बहुत से लोगों का भविष्य और जीवन बर्बाद हो गया है। आपके साथ ऐसा कुछ न हो, या अभी भी वक्त जिसके पास है हमारे साथ ऐसा न हो, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और कड़े स्वर में हमें इसका विरोध करना होगा। वह विरोध सोशल मीडिया, सरकार के माध्यम के साथ साथ सड़क पर भी उतर के करना होगा। तो आज जो ये वज्रपात आयोग के द्वारा गिराया गया है, आज से बहुत पहले अंग्रेजों के समय में भी कभी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कभी रौलट एक्ट के माध्यम से ऐसे लगातार जो है अत्याचारी कानून, नियम, नोटिस जारी किए जाते रहे हैं। जिसे कोई मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहता था तो कोई कहता था बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। हालांकि हम लोगों ने तो इसे लेकर के अपील भी किया, दलील भी दिया, और ट्रेंडिंग में विश्व में नंबर 4 और देश में नंबर 1 पे चलने के बावजूद इस सबसे बड़े दुनिया के लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राज्य की सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा है। और मनमानी करते हुए जो पहले गोरे अंग्रेज सरकार किया करते थे, गोरे अंग्रेज अधिकारी किया करते थे, आज हमारे आपके बीच के भूरे और काले अंग्रेज द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है। और प्रतियोगी छात्र जिसका हित डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भी इस तानाशाही फरमान का समर्थन करती नजर आ रही है। आयोग ने छात्रों के साथ बिल्कुल धोखा किया है, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी जो सचिव के पद पर तैनात है, उसके जवान का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। अब तो जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश होगा, खेला होगा, जो भी होगा उसे हम पूर्व रिकॉर्ड के तहत देखेंगे, क्योंकि बहुत पाक साफ नहीं है आयोग। 10-12 सालों के पिछले अभी सीबीआई जांच कब वो आएगा रिजल्ट, तब तक तो बहुत से लोग मर जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है उस सीबीआई का कोई रिजल्ट आने वाला है। मैं तो कहता हूं कि पक्षी पार्टी आए तो इस सरकार की भी सीबीआई जांच करा दे, इनका भी बहुत सारा खेल उजागर होने वाला है। इन सब के पीछे आज हम लोग एक बड़े खुलासे पर बात करेंगे और आज से लेकर के पिछले 4-5 सालों तक जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भविष्य इसी पर टिका हुआ है। आप सोचेंगे, एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे, तो समझ लीजिए आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, पेपर में तो लगातार देख रहे हैं, पहली बार 2 दिन में होगी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा। पहली बार नहीं होना चाहिए, एक कभी नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना होगा। अन्यथा एक बार ये परंपरा शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है।
150 प्रश्न सही से बना नहीं पाता आयोग। 10, 12, 14 प्रश्नों का हमेशा इनका विवाद रहता है। सोचिए पीसीएस में अगर 2 शिफ्ट में इन्होंने पेपर कराया पीसीएस का, तो अगर 15-15 या 12-12 मानो तो 12 दूना 24-25 प्रश्न तो इनका विवादित हो जाएगा, जो कि इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, हमेशा रहा है, पिछली बार भी रहा है, उसके पिछली बार रहा है। अगर यही रहा तो 24-25 प्रश्न तो विवादित हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की समस्या की जगह इन्होंने एक चिट्ठी लिख करके निकाल दिया है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं, हम परसेंटाइल करेंगे। तो मैं परसेंटाइल का भी दिखाता हूँ रिजल्ट अभी आगे, ठीक है। कुल मिलाकर के ये बहुत ही बुरा होगा अनुभव हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो 25 प्रश्न लगभग यहाँ से इनका गलती मान के चलो 2 शिफ्ट में। उसके बाद परसेंटाइल का क्या असर होगा ये भी अभी आपको हम दिखाएंगे। तो हमें इसका विरोध करना है। परसेंटाइल में जारी होंगे प्राप्तांक एवं कट ऑफ, कोई मतलब नहीं है, सब जो है फेक है, इन सब से केवल नुकसान है। 2 दिन में परीक्षा हो चाहे 4 दिन में परीक्षा हो, क्यों नहीं करवा पा रहे भाई? इससे पहले क्या परीक्षाएं नहीं होती थी? अभी आपने परीक्षा कराया है सिपाही का, चलो उसमें 50 लाख थे, बहुत बड़ी बात है, उस समस्या समझ में आ रही। लेकिन वीडियो तो कराया था, वीडियो में फार्म 8-9 लाख भरे थे, उसका आपने परीक्षा का आयोजन कराया। इससे पहले आरओ में और पीसीएस में कभी भी 5, 6, 7 लाख से नीचे फार्म नहीं भरे जाते थे, परीक्षाएं होती थी, सकुशल भी होती थी, है। अब अंदर कुछ हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन बाहर तो सकुशल होती थी। कुछ अपवाद हैं जो पेपर आउट हुए हैं या इस तरह से किए गए हैं। तो ये परीक्षा क्यों नहीं हो सकती एक दिन में? सभी सेंटर बनाइए, सेंटर को बढ़ाइए। क्यों 41 जिले में करवा रहे हैं? 75 जिला हमारे पास है, सारे जिले हमारे बेकार हैं? 75 जिला क्यों बना के बैठे हैं? 75 जिले में कराइए, 70 में कराइए, ठीक है। तो ये सब बहुत ही घातक हो जाएगा हमारे लिए अगर हमने इसे स्वीकार कर लिया सहज रूप से। इसको देख लीजिएगा। 2 दिन में परीक्षा से धांधली रुकेगी नहीं, ये मीडिया वाला उल्टा लिख दिया है। धांधली रुकेगी नहीं, धांधली बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, क्योंकि इसका खामियाजा हम लोगों ने उठाया है, अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 55% केंद्र ही मिल सके, ये तो हास्यास्पद है। इससे पहले यानी सेंटर ही नहीं मिलता था। तो आप सेंटर बढ़ाइए, एरिया बढ़ाइए, प्रशासन टाइट करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कराने का, है ना। कैसे सेंटर नहीं मिल रहा है? तो इसको बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर करेगा मानकीकरण, फुल प्रूफ प्रक्रिया, ये सब बहकाने वाली बातें हैं बाहर बाहर बता करके, ठीक है। तो इसमें नहीं आना है, नहीं आना है तो नहीं आना है, ठीक है। अभी और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। देखिए नोटिफिकेशन, तुरंत इन्होंने नोटिस जारी किया और तुरंत इन्होंने सफाई भी दे दिया। देखिए कितना फास्ट हो गए लोग, अचानक से इतना फास्ट हो गए। जब ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे चल रहा था हमारा मुद्दा 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम, तो उसी शाम को इन्होंने सोचा तूल पकड़े, इससे बढ़िया है निकाल करके शांत कर दो और आंदोलन को कमजोर कर दो, लड़कों को फंसा दो, भ्रमित कर दो, है ना। तो ऐसे बहुत से नोटिस आए हैं, वापस भी हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है संख्या बल। हमारे पास अगर संख्या है तो फिर इन सब नोटिस का कोई मतलब नहीं है, सब बकवास है, सब वापस हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सपा सरकार के समय त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, अनिल यादव द्वारा अचानक नियम परिवर्तित किया गया। मैंने बताया ना, आयोग में बहुत से अध्यक्ष आए, बहुत से मनमानी निर्णय लिए। अनिल यादव से लेकर प्रभात कुमार, खुलेआम नाम लेकर बोलना चाहूँगा, क्या क्या खेल किए हैं उन सब पर आगे मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर पूरा कलई इनका खोलने वाला हूँ। सबसे जरूरी है हमारे पास संख्या, संख्या बल अगर हमारे पास है तो ये समझ लीजिए कि सरकार राज्य की नहीं देश की सरकार भी झुक जाएगी। और संख्या नहीं रहेगी तो आप 1000 जाओगे, वहाँ पे 3000 फोर्स तैनात कर देंगे और आप से मौका ढूंढते हैं कि आप उकसाते हैं आपको, कैसे आप बदतमीजी करो और आपको लाठी से मार करके वहाँ से भगा दिया जाए। अब जब संख्या ये 10-20 हज़ार हमारे पास हो जाएगी तो ये समझ लीजिए प्रशासन हो जाएगा पंगु और इन्हें हमारी बात को सुनना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वह है संख्या बल। संख्या बल पर्याप्त होना चाहिए। और ये संख्या बल देखो भैया, ऐसा नहीं है जिंदगी भर के लिए चाहिए, ठीक है, जिंदगी भर के लिए नहीं चाहिए। 3-4 दिन, सालों साल, 10-10 साल, 5-5 साल, 15-15 साल तैयारी कर रहे हो आप, 4-5 दिन के लिए वहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध करके पड़ जाओ, तब जा कर के इनका अकल ठिकाने लगेगा और इस तानाशाही फैसले को वो वापस लेंगे। अन्यथा 1000, 2000, 3000 से कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। ऐसे कम से कम सैकड़ों आंदोलन हम लोग किए हैं। इलाहाबाद में
और उसका जो है तभी प्रभाव पड़ा है जब हम लोगों ने बहुत ही सही स्ट्रेटजी से उन सब चीज़ों को किया है और एक बार नहीं अनेक बार सरकार और आयोग को कदम खींचने के लिए मजबूर किए हैं। बात करते हैं एक परसेंटाइल का। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है परसेंटाइल का। वास्तविक स्कोर आप देखिए, अभ्यर्थी का नंबर 1 पर लिखा है वास्तविक स्कोर, इसमें 82 नंबर है और उसके बाद अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर 81.07 हो गया। उसके बाद परसेंटाइल का नाम आ गया, नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल आ गया तो यहाँ पे 99 हो गया। 3 प्रश्न 3 क्वेश्चन का 3 नंबर का तो यहीं पे नुकसान हो जा रहा है। तो आप कैसे प्रूफ कर रहे हो कि परसेंटाइल फुल प्रूफ है, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा एग्जाम में? तो ये सब बचकानी और बहकाने वाली बातें हैं। बात करते हैं एक बहुत ही बड़े कांड की जहाँ पे भाजपा सरकार ही है, वह है असम पब्लिक सर्विस कमीशन। देख सकते हैं 2023 का मामला है इनका, भाई साहब का। ये निगेटिव इफेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है और इनके साथ जो है जो गड़बड़ी हुआ है निगेटिव लेकर के, उसके लिए इन्होंने केस भी कर दिया है। इनकी व्यथा सुनिए, आप लोग खुद पढ़िए, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में इन्होंने कोर्ट केस किया है, ये इसका डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरह पूरे दावे के साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो आयोग की ये है कि बीच में जो खेल का नियम ये बदल देते हैं। ये बहुत बीच में खेल के नियम नहीं बदलते, माननीय न्यायालय का खेल के नियम जो है बीच में नहीं बदलते, माननीय न्यायालय का आदेश है, उसके बावजूद इन लोगों द्वारा लगातार अवहेलना किया जाता है। तो ये देख रहे हैं ना, ये अब कोर्ट बेचारे परेशान हैं और किससे? यही नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल इत्यादि के कारण से। तो ये पीसीएस और आरओ भी उसी 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं और कई सालों से झेल रहे हैं, उसी तरह ये भी पीसीएस और आरओ भर्ती भी विवादित होगी और कई साल तक कोर्ट में मुद्दा चलेगा। जैसे आरओ 2016, कई उदाहरण यही है। मैं असम नहीं जा रहा हूँ, नागालैंड नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, यूपी का आरओ 2016 जो कि निगेटिव मार्किंग नहीं था। माननीय प्रभात कुमार आए और उन्होंने निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया और परीक्षा करा दिया। किसका रिजल्ट आया, कौन हुआ, कहाँ से योग्य उनके समय में पैदा हो गए अलग अलग जगहों से, वो ईश्वर ही जानता है, किसी से छिपा नहीं है। और उससे पहले पेपर लीक के बाद कोर्ट केस जो है 3-4 साल चला, उसके बाद इन्होंने पेपर कराया, मनमानी उसमें निगेटिव मार्किंग लागू करते हुए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और अच्छे जो है अध्यक्ष कोठी पे बुला करके अपना कोशिश किए जताने के लिए कि मैं अच्छा ईमानदार हूं। और उन्हीं महोदय द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई है। आज भी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और लोग पार्क में बैठ के दिवाली मना रहे हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मणिपुर में भी असम में भी भाजपा की देन है और वहाँ पर भी जो है इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वहाँ भी ये परेशान है, बहुत ज़्यादा कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए हैं। हम लोग भी ऐसे ही पड़े रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। देखिए ट्रेंडिंग नंबर 1 पर ट्रेंडिंग चल रही थी। 2 लाख 2.5 लाख लोगों ने जो है पीसीएस आरओ 1 डे 1 शिफ्ट की मांग की थी और उसके बावजूद इन्होंने लगातार जो है मनमानी करते हुए शाम को नोटिस जारी कर दिया। बात करते हैं मनमानी अत्याचारी नोटिस की, तो ये नोटिस तो सभी देख ही लिए होंगे। 22 और 23 तारीख को ये कह रहे हैं आरओ कराने के लिए। समझ लो 3 शिफ्ट, अगर 12-12, 15-15 प्रश्न इनका गलत हो गया तो 12-3 36 प्रश्न तो इनका ऐसे गलत हो जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत हो जाए, इनका रिकॉर्ड है, बहुत बार कंप्लेन करने के बावजूद सुधार नहीं हुआ है आज तक। ऐसा नहीं है इतना गलत हो जाएगा। फिर परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन कौन सा नियम लगाएंगे भगवान ही जाने, वहाँ से कितना गड़बड़ होगा क्या होगा भगवान जाने, ठीक है। और पीसीएस का आपने देख ही लिया है 7-8 दिसंबर, तो इसमें तो 150 प्रश्न होता है और आरओ में 140 जीएस का रहेगा, 260 जो है हिंदी का, कुल 200 का रहेगा, इसमें 150 रहेगा। जीएस की बात कर रहे हैं, सीसेट तो मान लीजिए पास मार्किंग है। तो यहाँ भी अगर जो है 25 प्रश्न इनका गलत हो गया दोनों पेपरों में, उसके बाद जो है खेल जो चालू होगा नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का, उसका क्या असर होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सहम जाएंगे, डर जाएंगे अगर आप देखिए। अब बात करते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं आयोग को। 331 अयोग्य अभ्यर्थी भी कर दिए गए पास। ये निर्णय है
15 जून 2015 को आयोग की बैठक में लिया गया था। ठीक है, जांच में पता चला कि एपीएस भर्ती 2010 में हिंदी या आशुलिपिक वगैरह में ये सब जो है डिटेल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट से। मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ उन चीज़ों को। तो आप लोग देख सकते हैं ये 2015 का है न्यूज़पेपर, इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। सिर्फ ये बता रहे हैं इनका इतिहास। ठीक है, एक मामले से विवादों में घिरी पूरी परीक्षा, राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019, शासन को भेजी 580 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। और इसमें भी इनका जो है घपला हुआ था। एक ही रोल नंबर के 2 उत्तर पत्रक मिलने के बाद पूरी परीक्षा ही विवादों में घिर गई है। ठीक है, तो ऐसा चीजें बहुत ज्यादा होता आ रहा है। ROAR 2016 को लेकर भी घिरा आयोग। ये ROAR 2016 की बात है। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि बीच में खेल के नियम नहीं बदलते, माननीय न्यायालय द्वारा भी किया गया है, उसके बावजूद यहाँ पर परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष प्रभात कुमार द्वारा बीजेपी सरकार के समय में थे। अब इनका क्या इंटरेस्ट था इसमें, ये तो सरकार, प्रभात कुमार या ईश्वर ही बता सकता है। आपको क्या गर्ज पड़ी थी भाई? जो व्यवस्था विज्ञापन में थी ही नहीं, विज्ञापन में आपने बदलाव करके लाखों लोगों को जिंदगी आपने बर्बाद कर दिया। ये अधिकार आपको किसने दिया? आपने तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। और कहां कहां से लोगों का चयन हुआ भैया, कहां कहां से लोग सेलेक्ट होकर के आ गए, कैसे कैसे लोग आ गए, कुछ पता नहीं चला। और ये विवादित मुद्दा आज भी है। और ROAR 2016 को लेकर के हम लोगों ने कोर्ट केस भी किया है। ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के अभी ROAR 2016 का कोर्ट केस अभी भी चल रहा है। वो बात अलग है कि हमारे वकील महोदय इसका डेट नहीं लगवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो बच्चों को ठग दिए। उसमें मैंने भी पैसा दिया है, फीस दिया है, लेकिन वकील ढंग से आज बात नहीं करता, डेट तक नहीं लगवा पाया। अब तो मुझे लगता ही नहीं कि इसमें कुछ न्याय मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग, सेलेक्टेड लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा फेंक दिए होंगे और जबान को और कद को दबा दिए होंगे पैसे के बोझ से। तो ये आयोग का देन है, जबरदस्ती मनमानी जो है निर्णय का नतीजा है कि आज बहुत से लोगों का जिंदगी तबाह हो गया। विज्ञापन की शर्तों के विपरीत आयोग ने ROAR 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू कर दी। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि कितना गंदा धंधा चल रहा है। कभी लाइन पर आ ही नहीं पाया आयोग। फेल अभ्यर्थियों का अपर निजी सचिव में चयन। लोक सेवा आयोग की भर्ती में फर्जीवाड़ा, CBI ने दर्ज की FIR, पूर्व परीक्षा नियंत्रक व अन्य पर कार्रवाई। क्या कार्रवाई हुई, कौन सी कठोर कार्रवाई हुई? कुछ दिन में बाहर सब आ गए। और CBI क्या कर रही है सबको पता है। प्रिंसिपल पदों पर चयन के बाद बाहर होने का खतरा मंडरा रहा। मतलब गलती ये करे, भुगतान कोई और करे। कोर्ट की दखल के बाद वैध एक्सपीरियंस लेटर नहीं देने वाले चयनित होंगे बाहर, वगैरह वगैरह। तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें भी देखिए विज्ञापन नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया था। प्रधानाचार्य पद पर चयन को लेकर घिरा आयोग। PCS 2018 का मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। 18 का मामला है और इसका भी केस अभी भी इलाहाबाद लोक सेवा आयोग में चल रहा है। 18 में तो इतना ज़्यादा धांधली और इतना ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है कि भगवान ही जाने। अचानक से योग्य अभ्यर्थी इलाहाबाद, पूर्वांचल, इन सब को छोड़ करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा से लोग टॉप करने लगे। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, या अंडमान निकोबार से आ रहे हैं, या लक्षद्वीप से आ रहे हैं, या नागालैंड से, या जम्मू कश्मीर वाला सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अचानक कैसे परिवर्तन हो गया? अचानक कैसे दिशा ही चेंज हो गया जी? कोई परिवर्तन धीरे धीरे होता है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पश्चिम वाला हो रहा है कि दक्षिण वाला हो रहा है कि उत्तर वाला हो रहा है कि नागालैंड का हो रहा है, कहाँ का हो रहा है। लेकिन अचानक कैसे परिवर्तन हो गया, ये सरकार अध्यक्ष बता सकता है कोई? कि अचानक कोई योगा करके कैसे PCS टॉप कर जाता है जी? एक लड़की टॉप की थी, करे हम तो योगा करके टॉप कर गए। बताओ, यहाँ दिन रात एक करने वाले, पढ़ने वाले
पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, टाफ ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, या कुछ को नीचे का झुंझुना जैसे छोटे छोटे पोस्ट दिला दिया जा रहा है, ऊपर का क्रीम मलाई निकाल कर किसी और को दे दिया जा रहा है, तो आप जो है कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे सब पारदर्शी तरीके से हो रहा है? कैसे कैसे हिम्मत कैसे होती है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। वीडियो का रिजल्ट देख लीजिए, वीडियो का पेपर हुआ, किस पर सवाल उठा था? इतनी हाई मेरिट कैसे चली गई 50% माइनस मार्किंग के बावजूद? क्या हुआ? फिर से वही मेरिट गया, जबकि परीक्षा देने वाले लोग पहली बार से भी बहुत कम बच्चे थे, मुश्किल से 35% भी मुश्किल से नहीं थे। जो दोबारा वीडियो की परीक्षा हुई है 35% लोग भी परीक्षा नहीं दिए थे, उसके बावजूद मेरिट उसी के आसपास 112 के आसपास ही जाकर के रुकी, 111-12 के आसपास। ऐसा कैसे संभव हो गया कि फिर से वही मेरिट, जिस बेस पे पेपर कैंसिल हुआ था, पकड़ा गया था, उसी बेस पे फिर जो है वहीं पे मेरिट जाके कैसे रुकी? वो भी जो है बहुत कम संख्या वाले परीक्षा दिए उसके बावजूद। तो बहुत सारी उंगलियां उस पर उठी है, तो कोई फायदा ही नहीं दोबारा परीक्षा कराने का। पारदर्शिता के मांग पर छात्रों का हल्ला बोल, ऐसा हल्ला बोल प्रदर्शन बहुत बार किया गया है और बहुत से सफल भी जो है रहे हैं आंदोलन हम लोगों के। सब कुछ डिपेंड करता है आपके संख्या बल पर। ध्यान रखिएगा, संख्या बल नहीं रहेगा तो हम तितर बितर हो जाएंगे और हमारी आवाज़ को बुरी तरह से दबा दिया जाएगा। ये जो बुलंद आवाज़ है ना, ये तभी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है रोड पर ये सब बैनर पोस्टर ये सब लगवाए थे और यहाँ पे रोड पे ही बैठ करके पूरी तरह से धरना दे दिए थे और हम लोगों ने कहा कि पुरानी व्यवस्था लागू किया जाए। बहुत सारे परिवर्तन, जितने अध्यक्ष आए, प्रभात कुमार आए अचानक से, बताइए प्री में जो है उन्होंने 18 को 15 गुना 13 गुना कर दिया, 13 गुना घटा दिया भाई, 5 गुना कम कर दिया। उसके बाद मेंस में तिगुना की बजाय दुगुना कर दिया, मेंस में स्केलिंग लागू कर दिया। इतना परिवर्तन किया, इतना परिवर्तन किया कि लोक सेवा आयोग प्रयोगशाला बन गया। जितने अध्यक्ष आए हैं सबने कुछ न कुछ जिंदगी बर्बाद किया। हवेली पे बुलाते थे प्रभात कुमार जी, मैं भी हवेली पे गया था, 200 रुपये का गुलदस्ता लेके गया था, बुके लेके गया था देने के लिए। बड़ा खुश हुआ था कि बड़ा अच्छा अध्यक्ष आए हैं, हम लोगों के साथ अच्छा होगा। अभी मैंने उनको लेटर भी दिया था, उस पर जवाब मांगा था, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब पुराने न्यूज है, अभी नहीं दिखा रहे हैं। ये सब 2018 ROR 2016 2019 दुनिया भर का बवाल है, ये सब पुराने हैं। उनका करतूत बता रहा हूँ, पुराना इतिहास बता रहा हूँ। अब एक न्यूज ये देखिए, दैनिक जागरण का है, यूपी नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। अनारक्षित 40 वर्ष कर सकते थे और अनारक्षित 45, इनका 35 और आरक्षित का 30 करने का इनका साजिश था। ये भी प्रभात कुमार जी के समय का ही पेपर है। और जब हम लोगों ने आयोग घेरा तो इन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ नहीं बोला गया। उससे पहले सिबूखा छोड़ दिया गया कि देखे क्या प्रतिक्रिया होती है लोगों की। जब प्रतिक्रिया बहुत भयंकर हुआ तब इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको लेकर के बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन किया। इसके लिए देखिए हम लोगों ने एक हमारा मंच भी था, हम लोगों का बनाए थे। इसमें हम लोगों ने मांग किया था 11 AM, बहुत पुराना टाइम हम लोगों का, इसी टाइम पे आंदोलन करते थे, ठीक है। यहाँ पे मांग हम लोगों ने किया था 18 में स्केलिंग पर आयोग लिखित रूप से स्थिति स्पष्ट करे। मेंस में 18 गुना तथा साक्षात्कार में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना सुनिश्चित हो, जो कि प्रभात कुमार ने यहाँ पे 13 गुना और यहाँ पे 2 गुना कर दिया था। PCS ROR BO तथा अन्य परीक्षाओं के अंतिम परिणाम के साथ वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। मूल्यांकन अनुवाद में हिंदी माध्यम से हो रहे भेदभाव से बचाव किया जाए। रक्षा अध्ययन और समाज कार्य को विषय को क्यों हटा दिया गया भाई? एक बार जिसका मन करेगा आओगे लागू कर दोगे, जिसका मन करेगा उसका हटा दो। पता लगा आदमी तैयार किया इतना मेहनत से, साल 2 साल, उसके बाद आप आए और तुगलकी फरमान जारी करते हुए सब्जेक्ट को हटा दिया। 2018 से पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में 100% परिवर्तन हुआ गया, लेकिन उसका कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं दिया गया। उन पुराने अभ्यर्थियों के साथ जो लास्ट में थे, एज ओवर हो रहे थे, उनकी क्या गलती थी बताइए? UPSC भी सिलेबस चेंज करता है तो मौका देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा मौका नहीं दिया गया। आज उसके चक्कर में बहुत से लोग बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। अंक पत्र जारी करते हैं अगले साल। UPSC का हर कोई नकल मत करिए, UPSC लायक बनिए या तो तब नकल करिए, उसके जैसा करिए काम।
हालांकि अब यूपीएससी भी दूध का धूला नहीं रह गया, लगातार वहाँ से भी चीज़ें आ ही रही हैं। पूजा खेड़कर से लेकर के अभिषेक सिंह लेकर से पता नहीं कौन कौन लिस्ट में पड़े हुए हैं, कितने लोग फर्जीवाड़ा करके सिलेक्शन हुए। और कोई आयोग थोड़ी न कहता है कि मैं दागी हूँ, वो तो सभी अपने चोर भी अपने आप को कभी चोर कहता है क्या। ठीक है, महिलाओं के 20% कोटे को जो है में भी लफड़ा था। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा था विवाद। हम लोगों ने लगातार मांग किया, विरोध किया। ममफोर्डगंज के सरस्वती पार्क की बात हो या फिर जो है फव्वारा चौराहा की बात हो, चाहे दुकान के चाय की दुकान हो, हम लोग बैठ बैठ करके मीटिंग करते थे, योजना बनाते थे कैसे क्या किया जाए। और यह आंदोलन एकदम अहिंसक और शांतिपूर्ण होना चाहिए, इस पर भी हम लोगों का ध्यान रहता था। क्योंकि हम हिंसक नहीं हैं, हमें हिंसा नहीं करना है, हमें अपनी मांग को गांधीवादी नीति से अहिंसक तरीके से और शांतिपूर्ण ही ढूंढना होगा उसका समाधान। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा सब लोग कि आंदोलन से हमेशा टोपी, पार्टी, बैनर, झंडा किसी का भी पूरी तरह से पार्टी, टोपी, बैनर, पार्टी, विशेष झंडे आदि से कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। अर्थात आंदोलन में किसी पार्टी कोई बैनर नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई झंडा नहीं होना चाहिए। और फालतू के जो नेता हैं छोटे मोटे, उन सबको इन आंदोलन से दूर रखिएगा, अन्यथा ये आंदोलन को दिशा भ्रमित कर देते हैं, दिशाहीन कर देते हैं। और इसमें उनका कुछ नहीं होता नुकसान, लेकिन आम पृथ्वी छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये हम लोग स्ट्रेटजी बना के करते थे, तब जा कर के जो है हम लोगों का आंदोलन सफल हुआ करता था। तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज मैं दिल्ली में हूँ और बहुत ज़रूरत पड़ने पे मैं जा सकता हूँ, इलाहाबाद भी जा सकता हूँ, दिल्ली में भी कर सकता हूँ, उसकी तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है सबको कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन होना चाहिए, न कि किसी पार्टी, बैनर, कोचिंग या किसी नेताओं का। रही बात है कोचिंग वगैरह का, तो कोचिंग, लाइब्रेरी, इन सब का भी बैनर, झंडा नहीं रहना चाहिए। हाँ, और उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करिए, या मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस दिन अपना कोचिंग बंद कर दीजिए। छात्रों से अपील करिए कि वो आंदोलन को समर्थन दें, वहाँ पे भारी संख्या में पहुँचे। रही बात है दाना पानी व्यवस्था करने की, तो किसी को दाना पानी व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। हजारों, दसियों हजार, 15 हजार हम लोग महीने में खर्च कर देते हैं, तो 1,500 रुपये का दाना पानी खाना ये सब नहीं कर सकते हैं, तो उसकी एहसान की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कोचिंग और लाइब्रेरी वाले इतना एहसान कर दें कि उस दिन अपनी संस्थान को बंद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपील करें लोगों को जुड़ने के लिए। देखिए, अब हम लोग जो है पार्क में माइक मीटिंग करते थे, मिलते जुलते थे, रिक्शा ले करके, टेम्पू ले करके माइक मीटिंग करते थे, सबको संबोधित करते थे कि इकट्ठा होना है, ये सब चीज़ें करना है। तो ये सब हम लोग बहुत पहले किए हैं। तो इस तरह स्ट्रेटजी से संख्या जुटाना है हमें। और यहाँ पे रही बात है, देखिए जो हमारे भाई अभी कुछ नए हैं, लगातार जो है माननीयों को, विधायक, सांसद, मंत्री को पत्र वगैरह दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग भी बहुत बार किए हैं, हालांकि इस बार भी लोग किए, लेकिन इन लोगों का क्या है गवर्नमेंट में पकड़, क्या है वैल्यू, मुझे नहीं समझ में आता। ये देखिए लोक सेवा आयोग का है, बिल्कुल हम लोगों ने इस तरह से बैनर पोस्टर बना के पूरा एकदम बैठ गए थे धरने पर, और बहुत ही सफल आंदोलन रहा था। ये उम्र छूट और ये प्रभात कुमार शर्म करो, हैं, ये सब चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह सब लिखा हुआ है। तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने विरोध किया था। लाइव पे भी मैं रहता था और इनका पूरा पूरा मैंने भंडोबड़ किया है। देखिए ममफोर्डगंज में मीटिंग हम लोग हमेशा करते थे। ये देखिए मैं बैठा हूँ, अब चेहरा थोड़ा बदल गया है, संदीप भाई बैठे हैं, ये सब जो है देखिए ये हमारे मित्र हैं, दिवंगत दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं है, ये सौरभ है। सभी लोग बैठ करके हम लोग जो है इस तरह से मीटिंग आयोजित करते थे, चाय की दुकान पे, फव्वारा चौराहे का ही सीन है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बना के हमें करना होगा, ध्यान रखना होगा कि हम प्रतियोगी ही रहना चाहिए। आंदोलन में कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, किसी का झंडा नहीं, किसी का बैनर नहीं, स्वागत सबका है, लेकिन प्रतियोगी छात्र बनकर और प्रतियोगी छात्र के समर्थन में इस तरह से काम होना चाहिए। और सभी नेता हैं, सभी अपना नेतृत्व करेंगे। बस अपना आपा मत खोइए, प्यार से, शांति से, और अपना ये संवैधानिक अधिकार है, इसमें डरने की भी जरूरत नहीं है। अरे भगत सिंह डर गए होते तो आज देश
इस हालात में नहीं होता। चंद्रशेखर आजाद डर गए होते तो आज देश इस स्थिति में न होता। ठीक है, तो हम गांधी, हमें हमें गांधी भी बनना है, हमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त भी बनना है। ध्यान रखिएगा, केवल एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इन सब के बाद देखो हमने लिखा है अखबारों की हेडलाइन, हम और आप सभी प्रतियोगियों ने मिलकर अखबारों की हेडलाइन बदल दी। मेरी जानकारी में 2012 से 19 तक के आंदोलन पहला विशुद्ध प्रतियोगी आंदोलन था, जिसमें न कोई पार्टी, न कोई बैनर, न कोई झंडा, न कोई स्लोगन, न कोई नेता और न ही कोई नेतृत्व करता, न ही कोई हिंसा। फिर भी जबरदस्त तरीके से कम समय में सफलता प्राप्त किया गया। अब तक तो सबसे सफल और अलग तरीके का अंदाज रहा। देख रहे हैं ना, आयु सीमा में कोई बाध्यता नहीं है ना, ये सब देखिए हेडलाइन बदल गया ना। पीसीएस परीक्षा में आयु सीमा व अवसर में नहीं होगी कटौती, ये सब दूसरे दिन छप गया आकर के। ठीक है, तो ये सफल रहा, हमारा आंदोलन सार्थक रहा। आज आयोग की मनमानी के विरुद्ध हमारा प्रथम शांतिपूर्ण प्रतिरोध था। ये सब देखिए, आयु सीमा अटेम्प्ट में समाचार पत्रों पर आयोग कल अखबारों में स्पष्टीकरण करेगा। 18 गुना क्वालिफाई की मांग पर अध्यक्ष महोदय ने विचार दिया। और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, हम लोग लोक सेवा आयोग के सामने ही हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत पलट गया आयोग। इसका कारण था कि भीषण, देख रहे हो ना, जनसंख्या, मतलब कि पैर रखने का जगह नहीं है। तब जाकर के आयोग और सरकार पीछे हटा था। ऐसे नहीं है मजाक में घर में बैठे मोबाइल पे लिख दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, टेलीग्राम पे कर दिया। हमें इकट्ठा होना होगा, 10 से 20 हजार लोग 10 से 20 हजार। आज तबीयत हमारी 10 दिन से खराब है, उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रतियोगी प्रयोगशाला नहीं, इसे जो है अपने भविष्य का, हम तो भैया एक समय था कि मंदिर ही मानते थे, लेकिन मंदिर से कब मंडी बन गया आयोग, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा भी दुर्भाग्य था, जब आया 2012-13 में तैयारी में, तभी से मंडी चालू। उधर अनिल यादव के लगातार मनमानी, तानाशाही रवैया, लगातार जो है मनमानी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, पेपर आउट होना, पोस्ट बेचना जारी हुआ। उसके बाद जो है 5-6 साल बाद उनको भी कोर्ट के माध्यम से भगाया गया। बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ। यही सरकार बीजेपी फिर आई, ईमानदार सरकार बन करके, और हम लोगों का समर्थन लिया। वोट बैंक भी बना, हम लोग बने, वोट भी दिए कि चलो ये सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार भी कोई अच्छा काम कर रही। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि अगर बीजेपी सपा के समय के कार्यकाल की जांच सीबीआई करवा रही है, तो सपा सरकार या कांग्रेस सरकार, जो भी विपक्षी आए, मैं कहता हूँ वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल का सीबीआई जांच करवाए, क्योंकि मुझे इनके चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो प्रभात कुमार को क्या गरज थी 2016 के आरओ में निगेटिव मार्किंग लागू करने की? 18 गुना से प्री में 13 गुना क्यों किया? 2 गुना की बजाय जो है 3 गुना की बजाय मेंस में आपने 1-2 गुना क्यों बुलाया? ये सब आपने प्रयोग क्यों किया? और प्रभात कुमार से जवाब सरकार को हमारा मांगना होगा, जो मैंने पूछा था सरकार से। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं, सब पुराने न्यूज है, मैं इतिहास दिखा रहा हूँ। ठीक है, पीसीएस आवेदन का आयु सीमा 40 वर्ष ही रहे, हम लोगों ने मांग किया था। पीसीएस 13 की बजाय 18 गुना अभ्यर्थी सफल किया जाए। मुख्य परीक्षा में समाजकार, समान अध्ययन, रक्षा अध्ययन को शामिल किया जाए। हिंदी व अंग्रेजी कापियों का मूल्यांकन कराया जाए अलग अलग परीक्षा टीचरों से। इस प्रकार से हम लोगों ने सारी चीज़ों को, 10 जनवरी 2020 का न्यूज है। ठीक है, अब देखिए पीसीएस में सिर्फ केवल निगेटिव मार्किंग या इन सब का विवाद नहीं था, विकलांग कोटे में भी इन्होंने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना किया था। उसका भी हम लोग कागज उगज दे के आए थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, देखिए 13 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, 35 वर्ष करने के ये सब चीजें जो है इनका कर रहा था। 5 विषय हटाए जाने का प्रस्ताव शासन में लंबित। ये सब प्रयोगशाला हुआ, 2019 की बात है। देखिए पीसीएस 2018-19 इन सब में इतना ज्यादा भैया अत्याचार किया है इन लोगों ने कि जिंदगी तबाह हो गई। देखिए लोक सेवा आयोग द्वारा एक मार्कशीट जारी किया गया था, ये प्रभात कुमार समय की ही बात है, और ये मेरे ही मित्र की एक मार्कशीट है। ठीक है, और इनका मार्कशीट देखिए, इनकी हालत क्या कर रखा है इन लोगों ने, कि मतलब कि नंबर की जगह इन्होंने रुपया लिख दिया, कहीं है लिखा है,
कहीं है लिख दिया है, अंक है, कहीं देखिए 712 है। ऐसे कौन सा मार्कशीट जारी होता है जी? इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। तो इस इतिहास से सीख लीजिए और आने वाले इतिहास को बदलने की कोशिश करिए, नहीं तो नौकरी की आस में माँ के गिरवी गहने ब्याज किस्त और सब कुछ रह जाएगा और आप अपने सपने कभी पूरे ही नहीं कर पाएंगे। जो बर्बाद हो गए हैं या जो बर्बाद हो रहे हैं उनके चीज़ों को देखिए, उनसे सीख लीजिए, अन्यथा आप भी ऐसे एक दिन परेशान होंगे और आपके सपने बेच दिए जाएंगे या किसी न किसी अत्याचारी कानून नियम नीति से आपके गले को घोट लिया जाएगा। ठीक है, गुलदस्ता तो मैं भी ले गया था 200 रुपये का इस बेरोजगारी में। कब? जब प्रभात जी आए थे, मार भैया मीडिया पेपर में डायलॉग पे डायलॉग, एक कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि अनिल यादव जी ने भी डायलॉग मारा था कि मैं पटरी पिला दूंगा आयोग को, ऐसे कर दूंगा, तब भी मैं बड़ा खुश हुआ था, चलो मेरा भाग अच्छा है। अरे भैया क्या क्या आफर, क्या क्या हुआ भगवान ही जाने। ठीक है, तो इनको मैं गुलदस्ता लेके गया था भैया, पैसा नहीं था, उधार मांग के हैं। हमने सोचा चलो भैया आए हैं, गुलदस्ता वगैरह देकर स्वागत कर देते हैं, भविष्य तो इन्हीं लोगों के ऊपर टिका है, अगर अध्यक्ष अच्छा रहेगा तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा गुलदस्ता है, मैं ही लेकर के खड़ा हूँ और फोटो खींच करके डाला हूँ। और ये न्यूज देख लीजिए 2020 का है, जनवरी 2020 की बात है, तब मैं लेके गया था हैं। और इनसे मैंने एक एप्लीकेशन दिया था, इस एप्लीकेशन को ध्यान सुनिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी बात मैंने पूछा है। भविष्य देखो ऐसा स्कीप करके 2020 का ही लेटर है, माननीय आयोग अध्यक्ष प्रभात कुमार को मैंने दिया था। विषय मैंने डाला है आदरणीय लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, आपसे कुछ प्रश्न जिसका जवाब जानना हमारा अधिकार है और आपका उत्तर देना दायित्व। पहला, सर आपने छात्रों से मिलने के लिए बुधवार की प्रत्येक सप्ताह मीटिंग रखी ताकि आप छात्रों की समस्याओं को जान सके और पिछली सरकार अध्यक्ष आयोग में हुई भ्रष्टाचार, अनियमितता या अपारदर्शिता को दूर कर सके, लेकिन छात्रों को न्याय जिससे छात्रों को न्याय मिल सके। लेकिन हुआ क्या? पारदर्शिता के नाम पे स्केलिंग प्रक्रिया, मार्कशीट, आंसर की आदि छिपाई गई। दूसरा, विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ कर मेंस में 18 गुना से 13 गुना व इंटरव्यू में 3 गुना से 2 गुना किया गया। तीसरा, ये मैं फ्रंट लाइन में उन्हीं को लेटर दे करके बोला था, उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को जो कि बुधवार की मीटिंग में लगभग सभी छात्रों ने मांग की थी, बढ़ाने की बजाय या तो गायब कर दिया गया या खाना पूर्ति की गई, वह भी 2-4 प्रश्नों के साथ। इसके अलावा जनगणना के प्रश्नों को भी गायब कर दिया। 10-15 प्रश्नों को गलत या विवादित बनाने की प्रक्रिया पिछले 8-10 सालों से बदस्तूर जारी है। हमें शक है कि इसी माध्यम से प्री रिजल्ट में पहले भी खेल किया जाता था और आज भी चल रहा है। दूसरे में है, जिस प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, आईएएस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि दिया हो, क्या आज उस प्रदेश में एक भी ऐसा काबिल छात्र नहीं, वह भले ही अंग्रेजी मीडियम का हो, क्योंकि आयोग में अंग्रेजी का हवा या बोलबाला है जो यूपीपीसीएस 2018 को टॉप कर सकता हो? ऐसा कोई योग्य नहीं था। पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में प्रदेश में ही टॉपर्स बाहर ही हो गया। काश ऐसा अन्य राज्य करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें नहीं याद आ रहा है कि कोई ऐसा राज्य हो जो इतना उदार दिल का हो, बल्कि छांटने का प्रयास ज्यादा करते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तुलना राज्यपाल या मुख्यमंत्री से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार यूपीपीसीएस की तुलना यूपीएससी से नहीं की जा सकती। फिर भी यदि आप कर रहे हैं तो फिर यूपीपीएससी जैसे राज्य आयोगों को अलग से आवश्यकता ही क्यों? फिर तो इसे समाप्त करके अनावश्यक व्यय को बचाना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई छात्र दुर्भाग्य से यूपीएससी में सफल नहीं हुआ तो वह कहां जाएगा? आपने तो उसके लिए दरवाजा ही बंद कर दिया। ऐसा इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आपने पूरा यूपीएससी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो लोक सेवा आयोग जो राज्यों का है उसका काम ही क्या है भाई? जब सेम टू सेम आप वही करो, वहाँ अंग्रेजी यहाँ अंग्रेजी। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में हिंदी प्रमुख भाषा है तो हुलू लुलू वाली भाषा यहाँ की जरूरत क्या है? कितना अंग्रेज पैदा करो यहाँ पे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2018 के पीसीएस रिजल्ट में नए व कई नए इतिहास बने हैं। ये इतिहास पहले क्यों नहीं बने? ये मेरा सीधा प्रश्न था उनसे। नया इतिहास जो बना, पहली बार 2018 के रिजल्ट में उत्तर प्रदेश के छात्रों की अनदेखी करते हुए 50% से अधिक बाहरी छात्रों का चयन किया गया। सोच लीजिए, हरियाणा राज्य के टॉपर के साथ 200 प्लस सिलेक्शन
हरियाणा राज्य का टॉपर हुआ था, उसके साथ ही 200 प्लस सिलेक्शन कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश की वजह हरियाणा से हो गया। साथ ही हापुड़ जैसे छोटे जगह व छोटी कोचिंग से 69 लोगों का चयन कैसे हो गया, 69 लोगों का एक छोटी कोचिंग से। उन लड़कियों ने कौन सा ऐसा अमृत पिया था जिसे कोर्ट के माध्यम से मुख्य परीक्षा के 15 दिन पहले शामिल किया गया और 15 दिन में ही मेंस पढ़कर 10 से अधिक लोगों ने सिलेक्शन ले लिया। आश्चर्य की बात है, यहाँ सालों साल लोग पढ़ते सिलेक्शन नहीं हो रहा, 15 दिन पहले इनको शामिल किया गया और 10 दिन में सिलेक्शन ले लिया, जबकि वो प्री परीक्षा भी पास नहीं कर सकी थी। आरक्षण का लाभ देते हुए कोर्ट के माध्यम से इनको प्री में क्वालिफाई करा करके एंट्री दिया गया था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। वहीं 5-10 वर्षों से तैयारी कर रही लड़कियों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो उनके साथ अन्याय हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम उत्तर प्रदेश के छात्र अन्य प्रदेश में जाते हैं तो हमें वहां 5% दिया जाता है। इस प्रदेश में ही धर्मशाला क्यों बना दिया गया है? ऐसा इसलिए कि मैं देश को बांटना नहीं चाहता, ना राज्य को। सारा देश हमारा देश है, सारे राज्य हमारे देश हैं। नागालैंड का हो, जम्मू कश्मीर का हो और कहीं का भी हो, पूरे देश का, लक्षद्वीप से आ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते हमारे लिए भी वो ऐसा बर्ताव करें, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अन्य प्रदेश में जहां वहां की स्पेशल प्रश्नों की संख्या व इंटरव्यू में नंबर निश्चित है, फिर भी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? अन्य राज्यों में प्रश्न बिहार जैसे है स्पेशल 25 से 30 प्रश्न पक्का रहता है, मध्य प्रदेश में भी 25, 30, 35 प्रश्न रहता है, राजस्थान में 40 से 50 प्रश्न रहता है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ वगैरह सारे राज्यों में वहाँ के स्पेशल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। मैंने लास्ट में लिखा, उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों का जवाब एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में सत्यनिष्ठा से देंगे। धन्यवाद। आयोग व सरकार की नीतियों से प्रताड़ित एक अभागा पृथ्वी छात्र। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लेटर लिखा, लेकिन उस लेटर का कभी संतोषजनक उत्तर मिल ही नहीं सका। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि 11 नवंबर को जो आंदोलन आयोजित किया गया है उसमें आप लोग पूरी तरह से शामिल होइए। घर बैठने से क्रांति नहीं होता, सड़क पर दिखना चाहिए हमारी भीड़। और किसी के बहकावे में या भड़काने से आप भड़किएगा नहीं। बहुत से लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करेंगे, बहुत से लोग नेता बनने का प्रयास करेंगे, बहुत से कोचिंग वाले झंडा बैनर लेकर के अपना नाम करना चाहेंगे। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को दूर रखिएगा। वहां पर सब आइए, सबका स्वागत करिए, नेता भी आए, कोचिंग वाले भी आए, लेकिन सादे वर्दी में जैसे पुलिस आती वैसे। कोई झंडा बैनर पोस्टर टोपी टापा ये सब लेकर के अगर आएंगे वो दिशाहीन करेंगे। और बहुत ऐसा खेल होता था, मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले आंदोलन में नेता बने, फिर वही जाकर के अंदर, और ये जो अंदर 5 लोगों को 6 लोगों का टीम बुलाया जाता है, ये वाला काम कतई मत करिए भाई। चाहे जो भी अधिकारी आए सबके सामने उनको बाहर बुला करके बात करिएगा। अंदर जाने वाले गेम कर देते हैं और वो दिशाहीन कर देते हैं, क्या कंप्रोमाइज कर लेते हैं कुछ पता नहीं चल पाता है। इसलिए जो भी हो फैसला, जो भी अधिकारी आए, सचिव, परीक्षा अध्यक्ष तो आते ही नहीं भाई, बहुत बड़े हैं, वो ईगो पे ले लेते हैं। आज तक किसी आंदोलन में अध्यक्ष बाहर नहीं निकला है, लेकिन वही है, सब कुछ संख्या बल पे है, सब कुछ हो सकता है, बस हमारे पास संख्या बल होना चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से करिए और सड़क से लेकर के आप जो है सोशल मीडिया, ईमेल, पत्र आदि के माध्यम से प्रयास करिए। और जब आपके पास संख्या बल होगी तो सरकार निश्चित सुनेगी और हमारा आंदोलन सफल होगा। तो फालतू लोगों से बचाव रखिएगा, झंडा टोपी वालों को दूर रखिएगा और 11 नवंबर को हो रहे महा आंदोलन में जरूर से जरूर शामिल होइएगा। और मेरा तो देखिए कोई पेशेवर अभी चैनल नहीं है, अभी 7-8 महीने पहले ऐसे मैंने शौकिया यूट्यूब चैनल बना लिया, जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है बांटता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। लेकिन फिर भी जो भी 4-5 हजार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से मेरे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जैसे टेलीग्राम पे 1000-1200 लोग हैं और यूट्यूब पे 3-4 हजार लोग हैं, उन सभी से निवेदन है कि जो भी इलाहाबाद या आसपास क्षेत्रों में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, वह पहुंचने की कोशिश भी करें और
नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जहां है वहां से करें। जैसे दिल्ली से बहुत ज़्यादा संभव नहीं, बहुत दूर है। जैसे लखनऊ वाले तो इलाहाबाद जा सकते हैं, 100-200 किलोमीटर वाले आराम से जा सकते हैं। कुछ लोग दिल्ली वाले ज़रूरत पड़ने पे मैं भी जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ भी। नहीं तो दिल्ली में भी एक अपना प्रोग्राम किया जाएगा और यहाँ पे भी 11 नवंबर को हम लोग जो है कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारा इतिहास भूगोल आपको समझा दिया हूं मैं। तो अब भैया जागरूक हो जाओ, अब आप लोग जागरूक हो जाइए, लापरवाही मत करिए। सिर्फ पढ़ाई करने से, किताब का कीड़ा बनने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और ये परंपरा अगर आज चालू हो गया तो फिर कभी बंद नहीं होगा, और इसमें बाद में आपको इसका असर देखने को मिलेगा और ये आपके लिए कुठाराघात होगा। है, वज्रपात से भी बड़ा ही डेंजर होगा इसका रिजल्ट। इसलिए आज समय है, 4-5 दिन बैठ जाओ जा करके। मैं कह रहा हूं मारपीट झगड़ा थोड़ी करना है, अपने अधिकार मांगना है। हमें संविधान देता है, धरना का, आंदोलन का, प्रदर्शन का हमारा अधिकार है, मूल कर्तव्य है हमारा। मूल कर्तव्य कर मौलिक अधिकार है, दिया गया है। तो आप उस अधिकार का प्रयोग करिए, कानून की सीमा में रहते हुए आप अपनी मांग को रखिए, धरना दीजिए, घेर लीजिए, 4-5 दिन वही बैठ जाइए घूम टहल करके। कैसे नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि 11 नवंबर के महा आंदोलन को पूरी तरह सफल बनाएं। 10-11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। मैं कह रहा हूँ 10-20 हजार लोग आ गए ना, प्रशासन से लेकर के, सरकार से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक हिल जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।